हाँ नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे अरुण यादव को लेकर, अरुण की नाराज़गी या समर्पण को। जिस तरीके से खंडवा लोकसभा सीट को लेकर अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से मना किया, उनकी जगह राज नारायण सिंह जी को उम्मीदवार बना के मैदान में उतारा है। आखिर क्या वजह है? अरुण यादव ने वाकई नाराज़ थे या उन्हें त्याग किया, समर्पण किया? ये त्याग समर्पण किया तो वे लगातार सक्रिय क्यों थे, क्षेत्र में काम क्यों कर रहे थे, और काम करने के बाद अचानक कांग्रेस पार्टी में से क्या हुआ कि उनका टिकट कट जाता है, नया प्रत्याशी राज नारायण सिंह को उम्मीदवार बना दिया जाता है? कुछ करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मनोज जी, मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ कांग्रेस से, और 4 लोकसभा और 1 शिवराज के खिलाफ भी लड़ चुका हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी विशाल पार्टी में नए लोगों को भी अवसर मिलते रहना चाहिए, अन्यथा हम नई सेना कैसे तैयार करेंगे। इसलिए मैं अपना कैंडिडेट मैंने विड्रॉ किया। और मैं हमारे भी 1-2 दिन में हो जाएंगे। प्रत्याशियों से बढ़त होती तो आज इस हाल में कांग्रेस नहीं होती। ये प्रवासी हैं, उनके अध्यक्ष फुर्सत में है, ज़्यादा समय है। अरुण यादव कह रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा के साथ मुझे जाना ही नहीं था कभी, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बातें या मेरे सपने देख रहे हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अभी हम उनके सपने बिल्कुल नहीं देख रहे। हम पूरी तरह ओवरलोडेड हैं, कुछ सपने नहीं देख रहे। वो जिस विचारधारा में वहीं ठीक हो जाए, यही पर्याप्त है। ये सोच बदलना चाहिए, अन्यथा ऐसी दुर्गति होती रहती है। दमोह और झाबुआ से उत्साहित है कांग्रेस इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित कर दी। अरे दादा, प्रत्याशी तो सबको ही घोषित करना है, उसकी समय सीमा है। कोई आज करेगा, कोई कल करेगा। इससे उत्साह की जरूरत नहीं है। चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। परिणाम आने पर जरूर हम एक बार मिले, अच्छा लगेगा। तो जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने अपने चारों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, खंडवा से राजनारायण सिंह और रेगांव से कल्पना वर्मा, और जो आपका जोबट से महेश पटेल और नितेंद्र सिंह राठौर, चारों नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नाम ओपन नहीं किया है अभी तक, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अरुण यादव को लेकर मेहन चर्चा होनी है, क्योंकि उनमें जो नाराज़गी थी या समर्पण था, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं गीत धीर जी। गीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी जुड़े हैं। पंकज जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल लेंगे योगेश गुप्ता जी आपसे, चूँकि कांग्रेस से जुड़ा विषय है। अरुण यादव की जिस तरीके दावेदारी मानी जा रही थी, लगातार सक्रिय थे, क्षेत्र में काम कर रहे थे, काम करने के दौरान आखिर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला और उन्होंने खुद मना कर दिया? नहीं रितेश जी, देखिए अरुण यादव जी कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज राजनेता हैं और काफी वरिष्ठ हैं। 5 चुनाव वो लड़ चुके हैं। उन्होंने स्वयं अपने अभिकथन में ये बात स्वीकार करी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सारे संशयों पर रोक लगाई है, किंतु परंतु अगर मगर का जवाब बिल्कुल सहज और सरलता से दिया है। और अभी भी उनका ये मानना है कि इनडायरेक्टली खंडवा लोकसभा का उपचुनाव मैं ही लड़ूंगा और मैं ही मेरी पार्टी के प्रत्याशी को जिता कर लाऊंगा। कुछ पारिवारिक कारण थे, कुछ व्यक्तिगत कारण है, जिसके चलते उन्होंने अपना नाम विड्रॉ लिया है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले 6 महीने से वो खंडवा लोकसभा संसदीय सीट पर कार्यरत थे और उनके कार्यों का शुभ परिणाम हमें यकीनन खंडवा जीत कर ही मिलेगा। तो अरुण यादव जी ने जिस प्रकार बोला है कि नई टीम को आगे आना चाहिए, उनको पार्टी ने काफी सारी जिम्मेदारियां पहले दी हुई है और आगे भी जो जिम्मेदारी जवाबदारी मिलेगी वो अरुण यादव बिल्कुल अपने दायित्वों की पूर्ति करेंगे। कर्मठ निष्ठावान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। कोई अगर मगर किंतु परंतु अरुण यादव जैसे नाम के साथ नहीं लग सकता। लेकिन अरुण यादव ने एक बयान भी दिया है कि उनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं काफ़ी समझदार हैं, होशियार हैं, सर्वे पर विश्वास करते हैं, सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कमलनाथ जी पर निशाना साधा उन्होंने। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जितने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करी थी वो सर्वे के आधार पर ही करी थी। 3 पर्यवेक्षक आए थे। आदरणीय दीपक बावरिया जी उस समय हमारे प्रभारी थे, उन्हीं के दिशा निर्देश पर यह सारा काम हुआ था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए माननीय कमलनाथ जी चल रहे हैं और चारों उपचुनावों में संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सुदृढ़ है। चाहे मंडलम, सेक्टर 1, बूथ 10 यूथ की तैयारी है। और आज के हालात जो हैं मध्य प्रदेश में, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल,
111 रुपए, डीजल 100 रुपए, गैस का सिलेंडर 950 रुपए, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। कोविड से हुई मौतें, कोविड कुप्रबंधन आज भी जारी है, वैक्सीनेशन कई गांवों में कई जगह हुआ ही नहीं है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं, खरगोन, नीमच, नेमावर, इस प्रकार के जो घटनाक्रम घटित हुआ है, और जहरीली शराब से जो मरने वाले हैं, ये सारे शिवराज जी के कुशासन की देन है। मध्य प्रदेश के जनता ने इनको 2018 के विधानसभा चुनाव में इसीलिए जनादेश छीना था। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः धन बल बाहुबल के आधार पर उसी व्यक्ति को पुनः मुखिया बना दिया जिसने प्रदेश का बंटाधार किया था। प्रदेश के बंटाधार शिवराज है, देश के बंटाधार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी। हाँ, गीत जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चारों सीट के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? और अरुण यादव को जिस तरीके से बैक फुट पर आ गए हैं कि चुनाव के लिए मना कर दिया, क्योंकि पहले दावेदारी कर रहे थे, सक्रिय थे, अचानक टिकट बदल जाना, नाम नया आ जाना, क्या मानते हैं आप? पहला सवाल आपका प्रत्याशियों की घोषणा पे है, तो अभी 3-4 दिन का समय है, उसके अंदर बिल्कुल जो है प्रत्याशी सबके सामने आ जाएंगे। हमारे जो प्रत्याशियों को चयन करने की जो प्रक्रिया है वो भी संगठन तय करता है, सबको मालूम है, इसलिए शायद थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा आपका जो प्रश्न है अरुण यादव जी के विषय में, तो अरुण यादव जी को टिकट मिल रहा था या उन्होंने स्वयं ने मना कर दिया, ये वैसे तो इनकी कांग्रेस पार्टी का ही अंदरूनी विषय है, परंतु कई बार ये भी लगता है कि एक मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन क्या मजबूरी है क्या नहीं है, फिर वही वाली बात कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु ये कहना भी गलत नहीं होगा कि युवाओं के जो वोट मिले थे इनको, क्योंकि 2-2 बार जो है वो जीत के आए हैं, और जो युवाओं के वोट मिले थे वो अरुण यादव जी के कारण ही शायद कांग्रेस पार्टी को मिले थे, जो मुझे लगता है। पंकज जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, अरुण यादव का बयान सामने आया है, टिकट बदल दिया जाता है, सक्रिय थे, काम कर रहे थे, फिर भी टिकट नहीं मिला। हृदय जी, जो अभी हालात बता रहे हैं, कम से कम जो खंडवा को लेके जो मामला सामने आ रहा है या एक जो उदाहरण दिखाई दे रहा है, उससे तो निश्चित तौर पे हम ये कह ही सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद एक बार फिर देखिए, कोई भी पारिवारिक कारणों से टिकट से नाम वापस लेना ये राजनीति में नहीं होता है, ये आमतौर पे नहीं देखा जाता इस तरह की बातें। लेकिन हाँ, अब चूंकि अगर कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी कमजोर थी या इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, एक सवाल लोगों के मन में है। क्योंकि जिस तरह से अचानक से अरुण यादव जी ने जिस तरह से अपनी दावेदारी वापस ली है एक पत्र के जरिए, तो जो इसको भी आप देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खिस्तान के रूप में देखा जा रहा है। अगर आम लोगों की बात करें तो ये माना जा रहा है कि शायद ये टिकट ना मिलना जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में मची खींचतान का परिणाम है। अब वजह क्या है? बहुत सारी वजह है जो शायद मैं चैनल में तो अपन इस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ये जो अभी भी माना जा रहा है कि इसके पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जो कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन ये तय है कि अरुण यादव को टिकट न मिलने से कांग्रेस को दिक्कतें तो होंगी ही। नहीं, मुझे लगता है कि योगेश जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। योगेश जी, जिस तरीके से सामने आया है कि अरुण यादव जी ने मना किया, इनकार किया, लेकिन जिस तरह का भीतर घात होगा, क्योंकि खंडवा क्षेत्र में अरुण यादव का प्रभाव रहा है, उनके पिताजी वहाँ से रहे हैं, परंपरागत सीट रही है, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, तो अब ऐसे में कितना समर्थन कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें तैयारी की थी चुनाव लड़ने के लिए, और दिग्विजय सिंह खुद इस बात पर मोहर लगा चुके थे, उन्हें ट्वीट के माध्यम से शुभकामना दी थी। देखिए रितेश जी, आज मैं अरुण यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था और पूरे टाइम मैंने लगभग 50 से ज्यादा सम्मानित मीडिया कर्मियों के प्रश्नों के जवाब भी सुने हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से और बड़े स्पष्ट रूप में ये स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत कारणों से मैंने उम्मीदवारी वापस ली है, लेकिन चुनाव मैं ही लड़ूंगा। प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव तो बोला अरुण यादव ही लड़ेगा। तो इसमें कोई संशय है नहीं, अरुण यादव जी के माध्यम से हम खंडवा सीट 101% जीतेंगे। वही बात अंतर कहने की, तो मैं आपको थोड़ा सा 4 दिन पीछे ले जाना चाहूंगा। चूंकि अपन खंडवा संसदीय सीट की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज से 3-4 दिन पहले जो 300 कार्यकर्ताओं के हुजूम ने हुड़दंग किया था कृष्ण मुरारी मोघे जी के लिए, और अर्चना चिटनिस जी जिस प्रकार वहां 5-6 घंटे बैठकर निराश होकर बड़बड़ाती हुई बाहर निकली है क्रोध में,
ये सर्वविदित है, आप मीडिया जनों से छुपा नहीं। तो अंतर कलह का निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी को होना है। पुत्र मोह में महाभारत हो गया था और यकीनन नंदू भैया जो स्वर्गीय हैं, उनके पुत्र हर्ष चौहान को लेकर वहां कस्सा कस्ती चालू है और उसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा। हाँ गिर जी, जिस तरीके से कहा है योगेश जी ने कि कांग्रेस पार्टी में ठीक है, जो चल रहा ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर कलह है। जिस तरीके कृष्णमणि मोघे जी के समर्थक आते हैं, नारेबाजी करते हैं, टिकट की मांग करते हैं, क्योंकि आपके भी दावेदारी बहुत है। नंद कुमार चौहान जी के बेटे खुद एक दावेदार हैं, अर्चना चिटनिस टिकट मांग रही है, कृष्णमणि मोघे टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशी का चयन कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ 1 to 1 प्रदेश अध्यक्ष जी सबसे चर्चा करके, जनता की राय जानकर, सर्वे में क्या होता है उसके ऊपर निर्धारित सब निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस का जो कहना है ये तो सर्व सहमति से और इनसे कोई दूर दूर तक के नाता ही नहीं है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं राहुल गांधी जी कई बार खुद ऐसे वीडियो डालते हैं जो कि भ्रमित करने वाले पाए गए हैं, गलत पाए गए हैं, फिर डिलीट करते फिरते हैं। ऐसी पार्टी को तो स्वयं अपने घर की चिंता करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अरुण यादव जी को टिकट क्यों नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, उनका पारिवारिक कारण था, ये कांग्रेस का विषय, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कोई विषय नहीं है। परंतु दूसरे के ऊपर जिनके खुद के घर शीशे के हों, इस तरीके से पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि पत्थर जो है खुद को ही लगता है। पंकज जी, आज एक विषय सामने आया है, जब शिवराज जी खुद आज झाबुआ जोबट में थे, वहाँ पे एक आदिवासी समुदाय का जो कार्यक्रम था वहाँ शामिल होने गए थे। अब वहाँ पे एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वंशवाद, परिवारवाद नहीं है, टिकट तो कभी भी हम दे सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है देश जी। आज सुबह भी भूपेंद्र सिंह ने भी एक बयान दिया था कि हमारे यहाँ जो परिवारवाद है उसको खिलाफ बयान दिया था कि परिवारवाद कांग्रेस में हावी है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखो एक संकेत तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, जो सीएम ने भी कहा। तो क्या अब ये सवाल ये उठता है कि क्या नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र का टिकट कट रहा है? ये मतलब ये एक, अगर ये बयान सीएम और भूपेंद्र सिंह मंत्री जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ये ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इसके संकेत क्या निकाले जाएं? तो अब क्या खंडवा में भी टिकट को लेकर खींचतान मची हुई है? निश्चित तौर पे प्रत्याशी अगर एक स्वतंत्र प्रत्याशी थे, अगर नंद कुमार जी के, स्वर्गीय नंद कुमार जी चौहान के पुत्र अगर एक संभावित प्रत्याशी थे जो कहा जा रहा था कि स्वाभाविक है, तो फिर लेट अभी तक घोषणा न करना कई मायने में सवाल तो खड़े करेंगे ही। और राजनीति में देखिए हर पल एक बहुत कुछ बदलता है। अभी पल पल जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी शुरू हुई है, बयान आए हैं, उसके संकेत और उसके निकालना निश्चित स्वाभाविक है। तो ये तय है कि अब ये राह आसान नहीं रह गई है नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र के लिए कि वो जो है इस सीट के प्रबल दावेदार है। यानी कि निश्चित तौर पे दूसरे नामों पे तेज विचार चल रहा है। और मुझे तो जहां तक हमको एक चर्चा है सब लोगों के बीच में कि शायद इनको अब टिकट मिलना भी उतना आसान नहीं है। नहीं, शिवराज जी लगातार इस बात की पैरवी कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि नंद कुमार चौहान के बेटे को टिकट मिले, जो कि जिसने मंच शेयर किया था, खंडवा में कार्यक्रम था, कार्यक्रम के दौरान जो हर्षवर्धन चौहान ने मंच पर मौजूद थे, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वहाँ भी उनसे बातचीत हुई। तो लगता नहीं कि कम से कम शिवराज जी उनको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि टिकट मिले उनको? तो फिर वंशवाद के खिलाफ बयानबाजी आने का कोई वजह तलाश नहीं चलनी चाहिए। फिर क्या वजह है कि ये अचानक हुआ है, आज सुबह से ही हुआ है ये घटनाक्रम जो कुछ हुआ है। तो आप ये देखिए कि फिर ऐसे बयान वंशवाद को लेके निश्चित तौर पे अगर आया है तो कांग्रेस पे हमला नहीं था, शायद हो सकता है अपनी पार्टी के लिए भी संकेत हो। लेकिन परंपरागत रूप से ये बात करी कांग्रेस, योगेश जी, कांग्रेस ने तो क्या है कि जो प्रस्तुत में टिकट दिया है तो राठौर जी के बेटे को ही टिकट दिया, नितेंद्र को। तो वंशवाद से तो कांग्रेस पार्टी पर छूती नहीं है। देखिए, नितेंद्र राठौर हमारे यूथ कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और काफी सक्रियता उनकी सारे चुनावों में रही है, क्योंकि दिवंगत राठौर साहब कोविड-19 की वजह से हमसे बिछुड़ गए और निश्चित रूप से दायित्व बनता था उनके परिवार के प्रति, कांग्रेस परिवार का, कि हर्षवर्धन जी को, वो नितेंद्र राठौर जी को मौका दिया जाए। बात में अगर रेगांव की करूं, इन्होंने अंतर विरोध के ऊपर धीर जी ने सवाल उठाए, तो रेगांव में भी इनके पास एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। सुलोचना रावत को तोड़ा, उनके बेटे विशाल रावत को तोड़ा, उसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष उसने त्याग पत्र दे दिया और निर्दलीय फॉर्म भर दिया।
तो अंतर विरले एक सीट खाली खंडवा की बात नहीं है, रेगांव में भी यही हालत है, जोबट में भी जो स्वर्गीय नेता रहे उनके पुत्र पुष्पराज सिंह की टिकट की दावेदारी है, वहां भी गृह कलह काफी है। तो इन सब बातों का, और साथ में सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, जिससे आम जनता त्रस्त है और शिवराज जी फुल मस्त है, कोई चिंता नहीं है उनको। 111 रुपए में 72 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है पेट्रोल पे, 100 रुपए डीजल में 68 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है जनता से। वो कहते हैं कि हम वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। आज गैस का सिलेंडर 950 रुपए का है। तो ये जो के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो बस करो मोदी सरकार, अब तो रहम करो जनता के ऊपर, ये मुख्य मुद्दा है। इनसे कहां तक भागेंगे भारतीय जनता। फिर शिवराज जी का कुशासन 15 साल का, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या काम किया उन्होंने पिछले 15 साल से। जो नेता प्रदेश का मुखिया है, उसके हालात कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में क्या थे। मैं भोपाल इंदौर की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश स्तर पर देखो आप, भू माफिया, शराब माफिया, जहरीली शराब कांड, इनको संरक्षण किसका प्राप्त है। इंदौर में जो शराब माफियाओं के बीच में गोली कांड हुआ, जनता सब देख रही है, भली भांति समझती है आज की जनता, नादान नहीं है। आप उनको जुमलों से कब तक बहलाएंगे। हृदय जी, मुझे लगता है कि आपको पूछना चाहिए योगेश गुप्ता जी से कि क्या मतलब जो ये चुनाव है खंडवा का खासकर, तो ये कहीं ना कहीं वाकओवर नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अरे साहब पंकज भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने अभिकथन में ये कहा है माननीय अरुण भैया के जवाब को लेते हुए कि खंडवा का लोकसभा चुनाव वही लड़ेंगे और खंडवा संसदीय सीट जीतकर हमारी झोली में डालेंगे। ये दावा है अरुण यादव भैया का, वही चुनाव बिजली, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी जो चीजें सामने आ रही हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या काउंटर करेगी। बात सही है, बिजली की शॉर्टेज है, भोपाल इंदौर शहर में बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे काउंटर करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो पूर्ण बहुमत के साथ में जीत के आएगी। अपने आप में एक ये इन लोगों के लिए जो है बड़ा सबक होगा, क्योंकि जनता जो है वो हमारे फेवर में है, ये बात साफ है। जनता को कोई विरोध कहीं नहीं दिख रहा है, विरोध सिर्फ इनकी पार्टी में दिख रहा है, इन्हीं के नेताओं के प्रति दिख रहा है, इन्हीं के जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों की तरफ आ रहे हैं। आप अगर सिंधिया जी के साथ में इतनी बेसलूकी नहीं की होती, क्या वो आते? इनके बड़े और वरिष्ठ नेता हैं वो तो। अब वो हमारी पार्टी, क्यों राष्ट्रवादी विचारों के साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, ये जग जाहिर है। अब इनकी बातें महंगाई की और ये सब की जाए तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, शिवराज जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत ये काम हुआ है। अगर बात की जाए, पहले किसानों की ये बात कर रहे थे, 25 पुलिस वालों के द्वारा क्या हुआ था आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सब जनता ने देखा था। तो ये सब इनको जनता को बरगलाने की बातें हैं और जनता अब इनके बरगलाने में किसी प्रकार से भी नहीं आने वाली। जनता इनको कड़ा सबक देने वाली है और करारा जवाब इनको मिलके रहेगा। और आने वाले टाइम में भी इनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इनकी अंतरकला कम करें, अपनी पार्टी के ऊपर विचार करें, समीक्षा करें और दूसरी की पार्टी की और दूसरों के ऊपर चिंता करना छोड़ दें। इनके लिए भी बेहतर रहेगा कि अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला, इनकी पार्टी के जो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार से कई बार वीडियो बरगलाने वाले डालते हैं, झूठे वीडियो डालते हैं, झूठे ऑडियो वायरल होते हैं, फिर उसको डिलीट करते फिरते हैं। ये भी सबने देखा। प्रत्याशी की बात आपने कही, प्रत्याशी की बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर काबिल प्रत्याशी नहीं है क्या? जिस तरीके से आप पहले बात करते थे कि हम भाजपा मुक्त, कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लेकिन अब तो बन चुकी है भाजपा युक्त वो बन चुका है पूरा का पूरा जो आपका कुनबा था। आपने जोबट में भी जिस तरीके सुलोचना रावत जी को शपथ दिलाई, उनके बेटे के टिकट की मांग कर रहे हैं। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि हमारे पास तो प्रत्याशी बहुत हैं और आप स्वयं भी ये देख सकते हैं कि अभी जब हमारी कोई सभा होती है या हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो किस तरीके से लोग जुड़ते हैं। अभी तो सब ऑनलाइन भी चल रहा था कोरोना के उस समय भी, आप देख सकते हैं कि हमारे जो है जनता का जो प्यार है, जनता का जो सपोर्ट है, किस प्रकार से मिल रहा था। जहाँ तक कि नेताओं की बातें, हमारे नेता उस टाइम पे भी जनता के बीच में जाकर काम कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के लोग गिनवा नहीं सकते कि कहाँ इनका काम किया, कहाँ इनकी कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई रणनीति बनी हो, कुछ भी काम नहीं हुआ। और हमारे पास काई के नेताओं की कमी है, बल्कि मैंने आपको बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस प्रकार से पार्टी चलती है। और संगठनात्मक ढंग से जो है टिकट के ऊपर चर्चा हो रही है और टिकट जल्दी से सबके सामने आएंगे। जल्दी या लेट की बात नहीं होती, बात ये होती है कि पार्टी विकास करे और जनता को संतुष्ट करे। जनता को संतुष्ट करना ही भारतीय जनता पार्टी। योगेश जी भी बोलना चाहते हैं आप?
जी रितेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मित्र और कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता सभी के साथ मैं बैठ चुका हूँ। एक डायलॉग जरूर मारते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम्म कहाँ हुआ साहब सबका विकास? 7 सालों में तो कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके पार्टी फंड का विकास बहुत तगड़ा हुआ है। हम्म जिस प्रकार देश की एक एक धरोहर को मोदी जी बेच रहे हैं, इसको आप राष्ट्रवाद मानेंगे? राजगढ़ में महामहिम के कार्यकाल में आपका सांसद राष्ट्रगान के टाइम बैठा रहता है, ये राष्ट्र धर्म है? आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तथा कथित खोखला राष्ट्रवाद। जिस पार्टी ने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगे को स्वीकार नहीं करा, और वो लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ तिरंगे का बराबर अपमान कर रहे हैं। 10 महीने से हमारा किसान टिहरी बॉर्डर पर परेशान है, सीमा पर जवान परेशान है, आम जनता त्रस्त है। मोदी जी, शिवराज जी मस्त है। आप कह रहे हो जनता का प्यार। जनता ने तो आपको दुत्कार दिया था 2018 में, कुर्सी छीन ली थी। आपने पुनः जनादेश का अपमान करते हुए कुर्सी हथिया ली। षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार से धन उपार्जन से 35 करोड़ में विधायक और खरीदे, उनकी महत्वाकांक्षा को जगाया, उनको बेंगलोर टूरिज्म कराया, अपहरण किया। ये सब क्या प्रदेश की जनता भूल गई है? तो अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव लड़े जाएंगे, निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा सेवाओं को लेकर, बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई को लेकर लड़े जाएंगे। इनसे शिवराज जी या भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है गीत जी खुद जवाब बेहतर दे पाएंगे। सबसे पहली बात तो अशोक गहलोत जी की सरकार जो थी राजस्थान में, वो 2 बार किस प्रकार से आई थी, कि खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इनके यहाँ स्वयं के कांग्रेस पार्टी में अंतरकला है। इनकी कांग्रेस पार्टी जो है एकजुटता है नहीं, नेता है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। जिन्होंने बातें चाहे विकास की करी हो, किसानों को बोलते थे। योगेश जी देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। देखिए, किसानों को बोला गया था कि हम उस कंपनी का खाद आपको उपलब्ध करवाएंगे जिस कंपनी का खाद जो है वो किसान चाहेंगे। खाद तो छोड़िए, बाकी उनको बारदाने तक के उपलब्ध नहीं करवा पाए थे जब आपकी सरकार आई थी। तो उसके अलावा आप जुमले की बात जितनी बेहतर कांग्रेस पार्टी के सब प्रवक्ता कर रहे हैं, वो भी हम सब देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है। आने वाले वक्त में आगामी, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में जीत के आएगी, और 1 सीट 2 सीट नहीं, सारी की सारी सीटों पर जीत के आएगी। क्योंकि जनता जो है अब कांग्रेस के बरगलाने में नहीं आएगी। पहले भी इन्होंने क्या किया था कि जैश की टीम को आगे कर दिया था कुछ जगहों पे, अपनी कांग्रेस की बी टीम ही कहा जाता है वैसे तो इसको। लेकिन देखिए क्या होता है कि जनता सब अच्छे तरीके से समझ चुकी है, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं की गई, कोई विकास की बात ही नहीं की गई, कोई रणनीति नहीं बनाई गई, कोई विकास कार्य नहीं किए गए किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो। लेकिन शराब माफिया को पनपाया जा रहा था उस टाइम पे। अभी आप इंदौर में देखें, लगातार कार्रवाई हो रही है, राष्ट्रवादी सरकार है। देखिए, कहने में आप प्रधान नेतृत्व को जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? जनता तो सच्चाई जान रही है, जनता को कोई दिक्कत नहीं, जनता हमारे विरोध में नहीं है बल्कि हमारे फेवर में है। लेकिन कांग्रेस का पेट जबरन में दुख रहा है। ठीक बात। पंकज जी एक सवाल मैं आपसे लूंगा, ये वाली बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त प्रदेश और देश, लेकिन कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर हो गई। यस लगातार कांग्रेस युक्त का भारतीय जनता पार्टी का उदय होता जा रहा है, और जिस तरह से विलय का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस और भाजपा संयुक्त रूप से एक ही पार्टी के रूप में सामने आ सकती है। लेकिन ये बड़ा वो है कि देखिए, विपक्ष का रहना जरूरी है लोकतंत्र में, इसलिए कांग्रेस का खत्म होना देश के लिए लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से कांग्रेस खिस्तान मची हुई है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेके हो, देश के अध्यक्ष पद को लेके हो, नेतृत्व का संकट है, वो लोगों में कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की खराब छवि को दिखा रहा है, और लोगों में इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। और अगर शायद ये अच्छा नेतृत्व दे पाते या अपने कांग्रेस अच्छा कर पाती, तो कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं आज की स्थिति से कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में होती है। और निश्चित तौर पर पंकज जी फिलहाल तो स्थिति ठीक है, लेकिन जब चुनाव 2023 का होगा, सिंधिया जी के 28 लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता था जिसने लगातार दरी उठा के चने खाकर काम किया, अब वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा भारतीय जनता पार्टी में? ये समस्या दोनों तरफ आएगी, और हमारे माननीय प्रवक्ता दोनों समझते हैं कि समस्या दोनों तरफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक फायदे के रूप में आप देख सकते हो किसी पार्टी के लिए, क्योंकि आज सत्ता के लिए जो ज्यादा जरूरी है वही कदम उठाए जा रहे हैं।
लेकिन हाँ, जब पुनः एक बार चुनाव मैदान में आएंगे तो ये एक बड़ा, यही हमारा फैसला बड़ा सिरदर्द साबित होगा। अभी भी देखो, संगठन के विस्तार का मामला हो, चाहे निगम मंडल की नियुक्ति का मामला हो, या पार्टी में जो भी हो, लेकिन एक सिंधिया गुट के कारण, या एक अभी भी भारतीय जनता पार्टी में आम चर्चा है कि ये सिंधिया गुट के कार्यकर्ता हैं या ये सिंधिया गुट के मंत्री हैं, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं सामूहिक नाम नहीं ले रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये इस तरह की जो अभी भी दूरियां हैं, इन दूरियों को खत्म होने में टाइम लगेगा, और ये अगले चुनाव में जरूर उभर के आएगा कि कितने नजदीक हैं, कितने दिल लगे हैं, या हम मौका परिस्थिति के तहत दिल लगे हुए थे। हाँ योगेश जी, क्या लगता है आपको, पंकज जी ने जो बात कही, कितना सहमत है आप उनकी बातों से? मैं पंकज जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए पंकज जी, कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, भारत की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होने वाली। कांग्रेस मुक्त का नारा मोदी जी ने गुजरात में दिया था, वहीं 99 सीट जीत के आए थे हम उसी चुनाव में। और अभी 2023 में और मिशन 2024 निश्चित रूप से कांग्रेस ही सरकार बनाने वाली है प्रदेश में और देश में। कांग्रेस पार्टी में इसके पहले भी कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के साथ दगाबाजी करी है, छोड़कर गए, मगर पार्टी तब भी वही थी और आज भी यथावत स्थिति में है। सुदृढ़ परिस्थिति है। कांग्रेस पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के संगठन को अपना शक्ति देता रहता है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, और हम सभी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन योगेश जी, कांग्रेस पार्टी में जो बिखराव देखने को मिल रहा है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, नेता एकजुट नहीं है, बड़े बड़े नेता गुट बने हुए हैं, तो गुटबाजी कैसे निजात पाएंगे आप? गुटबाजी कहाँ नहीं है। मैं ग्वालियर चंबल की बात करूं तो नरोत्तम मिश्रा जी एक गुट, नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे गुट, प्रभात झा जी तीसरा गुट, सिंधिया जी के जाने से चौथा गुट, केपी यादव स्वयं में सक्षम। 3 दिन पहले उन्होंने सीख दी सिंधिया जी और उनके कार्यकर्ताओं को कि अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो। योगेश जी भी हमारी बात सुन रहे होंगे कि कई जहां पे भी तीसरा विकल्प है जिन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति, वहां कहाँ जरूर इनको विचार करना चाहिए। और आज भले ही मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प नहीं है, शायद यही वजह है कि अभी ये लगातार विपक्ष के रूप में बने हुए हैं, और बने भी रहना चाहिए। विपक्ष बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्र के लिए, लेकिन जहां भी तीसरा विकल्प है कांग्रेस उससे नीचे चली गई है। इस पर विचार जरूर करेंगे, मुझे लगता है हमारे माननीय प्रवक्ता। गिज्जी, समय का अभाव, आपकी बात से सहमत हूँ। दिल्ली में हम वापसी करेंगे अगले आगामी चुनाव में। पंजाब में हमारी सरकार रिपीट हो रही है, छत्तीसगढ़ हम रिपीट मारेंगे, मध्य प्रदेश 2023 जीतेंगे, कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी। आप आगे देखिए कांग्रेस में योगेश जी, दिग्विजय सिंह अलग है, कमलनाथ जी अलग हैं, अरुण यादव अलग हैं, अजय सिंह अलग हैं, बाला बच्चन अलग हैं। ये तमाम नेता जब अलग अलग तरीके से अपना राग अलापेंगे तो कांग्रेस पार्टी शक्ति साथ कैसे खड़ी हो पाएगी? नहीं, ये सारे नेताओं की जिनके नाम आपने गिनाए, यही तो सब एकजुट है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो देखिए, कांग्रेस का संगठन ऐसा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, मतलब उसके बाद सारी किंतु परंतु अगर मगर सब खत्म हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कौन कितना मानता है? कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों का बयान सुन के आपको समझ गए होंगे कि क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है। देखिए, ऐसे दिग्गज नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, तो स्वयं ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस में यही अंतर्कलह को खत्म करें, नहीं तो इनके लिए मुंगेरी लाल के सपने देखने जैसा हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में तो जो है भारतीय जनता पार्टी सबके दिलों पे भी राज करने वाली है, क्योंकि जनता के लिए हितैषी बन के कार्य कर रही है, और जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करेगा वो निश्चित रूप से जनता के दिलों में जगह पाएगा। ठीक बात है, लेकिन समय का अभाव है। आप तीनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। पहले तो क्योंकि जिस तरीके से बात चल रही है कि अरुण यादव ने समर्पण किया है या उनकी नाराजगी है, जो माहौल बन रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं, या प्रत्याशी जीत होगी या हार होगी, ये समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें इजाजत, नमस्कार।